हेलो नमस्कार। आज का वीडियो स्टार्ट करें और अगले 15 क्वेश्चन डिस्कस करें। उसके पहले उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारतीय प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, नामित होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है। तो देखिए, जो भारतीय प्रधानमंत्री है वह, जैसा कि आप सभी को पता होगा, तो वो जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो भारतीय सभी प्रशासन व्यवस्थाएं हैं, भारतीय जो एक सरकार का जो चुनने का प्रारूप, वो सारी चीज़ें जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। तो वहीं से ये मिलता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 है, उसके अंतर्गत जो है ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का जो एक मंत्रिपरिषद होता है, ठीक, उसकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। कुछ बातें और हैं कि जो संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होता है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है इंडिया में। ठीक, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो है जो संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पे दो तरीके की कार्यपालिका होती है। एक वास्तविक और एक मतलब कि जो नाम मात्र कह सकते हैं उस तरीके की होती हैं। तो वास्तविक जो कार्यपालिका होती है, मतलब कि जो संसदीय लोक प्रणाली जहाँ पे होती है, वहाँ पे दो तरीके की, एक तो वास्तविक, ठीक, और एक नाम मात्र की होती है। ठीक, तो जो वास्तविक होता है ना, वही ये प्रधानमंत्री होता है, और जो नाम मात्र का होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो ये कुछ तरीके का बातें हैं। और कुछ और बातें जो अनुच्छेद 78 है, वहाँ पे प्रधानमंत्री का कर्तव्य दिखाया गया है। वहाँ पे मतलब कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या क्या होता है। तो और एक और बात जो है वो ये कि संसदीय शासन प्रणाली में जो है, वहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो ही सर्वोच्च, उसका पद जो होता है वो बहुत ही सम्मानित होता है। जैसे इंडिया में ही आप देख लें कि सारी चीज़ें जब भी होती हैं, हम पीएम की ओर ही देखते हैं। ठीक, और अगर इनकी भूमिका की बात करें तो देश के लोकतांत्रिक शासन के रूप में इनकी एक भूमिका होती है। नीति निर्माता के रूप में कोई भी नीतियाँ बनती हैं तो हम सीधे प्रधानमंत्री की ही साइड देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। विकासोन्मुख नेतृत्व के रूप में, संसद के राजनीतिक के रूप में, और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में, ये कुछ चीज़ें हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि एक और जो इनकी भूमिका होती है परामर्शदाता, जैसा कि इनके परामर्श से मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, उनकी शपथ दिलवाता है। तो ये कुछ बातें हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौटिल्य के खड़गपुर नीति में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं किया गया है। तो जो कौटिल्य का नीति है, देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश में भी टर्म्स दिए गए हैं वो बिल्कुल हिंदी के ही दिए गए हैं। वो इसलिए आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि ये इंडियन थिंकर्स हैं और इनके जो भी टर्म होंगे वो हिंदी में ही होंगे। इंग्लिश में जो टर्म्स होते हैं वो पाश्चात्य जो विचारक होते हैं उनके होते हैं, और हम उनकी कभी कभी हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, कभी कभी इंग्लिश में। तो ये दो तीन चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी होगी कभी भी क्वेश्चन हल करते समय। वो ये कि अगर वो पाश्चात्य दर्शन का है तो आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में उसका पढ़िए, और अगर वो भारतीय दार्शनिक विचारकों में से है तो आप कोशिश करिए कि वो उसके आंसर को, वो उसके क्वेश्चन को आप हिंदी में पढ़िए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि खड़गपुर नीति जो होती है कौटिल्य की जो है, उसमें कई 7 तरीके के जो होते हैं वो पाए जाते हैं तत्व। पहला है संधि। ठीक, पहला तत्व संधि है। फिर यान, आप अभी हम इसमें मिलाएंगे कौन कौन सा इसमें से मिल रहा है। फिर विग्रह, ठीक, फिर आसन, संश्रय, द्वैधिभाव। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक और है जो इसमें से छूट रहा है,
शायद वो ये है विग्रह, आसन, संश्रय, द्वैधिभाव, 6। तो ये चीज़ें हैं, 6 तत्व हैं। तो विग्रह तो आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं विग्रह आ गया। एक मिनट, विग्रह, शांति, समाश्रय, व्यवहार। तो जो विग्रह है ये है, संश्रय है, ठीक। शांति का मतलब जो उसमें एक बात की जाती है कि आसन में मतलब चुपचाप बैठे रहना, तटस्थता अपनाना, वही शांति का एक मतलब आप निकाल सकते हैं। और जो व्यवहार है यही इसका जो है, ये चीज़ें कौटिल्य के खड्गुण नीति में शामिल नहीं की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यवहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान 73वां संशोधन किससे संबंध है? सीधा सा मतलब है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए आसान है कि इसमें जो और चीज़ें दी गई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मूलभूत अधिकार का जो संबंध है वो संशोधन से संबंधित कहा गया है, तो मूलभूत अधिकार तो संशोधन से आया नहीं था, ये मूल रूप से जो है शामिल था। नागरिकता भी मूल रूप से है और केंद्र राज्य संबंधों की भी व्याख्या मूल रूप से की गई है। तो 73वां जो ग्राम पंचायत से संबंधित है वो जो है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया हुआ था। और ये 1992 में जो है तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव जो थे उनके कार्यकाल में प्रभावी हुआ। विधेयक के संसद द्वारा जब ये विधेयक आया था संविधान संशोधन का, तो संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 को ये संशोधन जो है लागू हुआ। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, तो ये 1992 में आया और 93 में ये जो है लागू में आ गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर मूल संविधान में देखें तो भाग 9 के अंतर्गत जो है पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई है 243, और भाग 9 में पंचायत नाम से जो शीर्षक है उसके तहत जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ओ मतलब इंग्लिश वाला कैपिटल ओ एक बनाया जाता है भाग करके, पंचायती राज के संबंध उपबंध है। इस संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक। और पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई थी, ठीक। अगर मूल अधिकार का देखें तो ये भाग 3 में है। एक मिनट, ये भाग 3 में मूल अधिकार हैं। नागरिकता से संबंधित जो है वो 2 में है, ठीक। और केंद्र राज्य जो है वो संबंधित है भाग 11 से। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। नागरिकता भाग 2, मूलभूत अधिकार भाग 3 और केंद्र राज्य संबंध भाग 11। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रशासकीय विधि किस देश के संविधान की मुख्य विशेषता है? तो ये होगा फ्रांस की मुख्य विशेषता। इसकी अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे, फ्रांस की एक जगह और बात आएगी तो वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि जो प्रशासकीय विधि है, इसी वीडियो में हम फ्रांस की चर्चा करेंगे आगे चल के, कि जो प्रशासकीय विधि है वो जो है फ्रांस के संविधान की मुख्य विशेषता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज के क्वेश्चन थोड़े से आसान हैं आपके लिए, चूँकि आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा हुआ है पहले से, इसलिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी एक आसान सा क्वेश्चन, और वो है न्यूयॉर्क में। क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र जो है ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक। इसका उद्देश्य था कि विश्व में मानव के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई, ठीक, 1945 में। और उस टाइम जो है इसमें से राष्ट्र कितने शामिल थे, वो थे 51 राष्ट्र शामिल थे उस समय। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि कब कब जो है इसका क्या हुआ। तो 2-3 चीज़ें जो है 1945 ये याद रखिए, इस दिन इसका गठन हुआ इस टाइम। और उस टाइम देशों की संख्या थी वो थी 51, ठीक। तो ये 2 चीज़ें और आपको याद रखने की ज़रूरत है इसके साथ साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि रिलेटेड है निम्न में से कौन एक गुटनिरपेक्ष देश है? तो मतलब कि इसमें से 3 जो देश हैं वो गुटनिरपेक्ष नहीं है, एक देश गुटनिरपेक्ष देश है।
तो चीन तो पहले आप जनरली आप जानते होंगे कि चीन गुटनिरपेक्ष देश में नहीं आता, ब्रिटेन भी नहीं आएगा, ठीक। कनाडा और ब्राज़ील में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक। तो अब इसमें से डिवाइड करने की चीज़ ये है कि जो कनाडा है वो अमेरिका साइड, मतलब जो पश्चिमी देश है जहाँ पे पहले से ही गुटबाजी चल रही थी, उस साइड का देश है। तो मतलब कि ये अमेरिका के नज़दीक है या अमेरिका से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। तो मतलब बचा ब्राज़ील, तो ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये कुछ चीज़ें हैं क्वेश्चन हल करने के लिए कि आप जब भी क्वेश्चन हल करें तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ये सोचें कि उसमें से कट कौन सा रहा है, उसमें से नहीं कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। अगर आप वो पा जाते हैं तो कौन सा होगा वो बच जाएगा। तो ये एक तरीका होता है हल करने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल रूप से भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो पहले से ही दिया हुआ है 389 सदस्य थे उस टाइम। और जो कैबिनेट मिशन थी उसकी संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया, और ये गठन जो है 1946 में किया गया था, ठीक। और संविधान सभा के सदस्यों की उसमें कुल संख्या, जैसा कि इसमें पूछा भी हुआ है, तो वो 389 थी, और जिनमें से 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, और 4, एक मिनट ये ज़्यादा जटिल होता जा रहा है, 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से आते थे, और जो 93 सीट है वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। जब चुनाव हुआ, जब इस संविधान सभा का चुनाव हुआ तो 389 में से प्रांतों के लिए निर्धारित जो सीटें थी 296 सदस्यों की, उसमें जो है कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 मिला, ठीक। और अन्य दलों के 15 लोग निर्वाचित हुए। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। उस टाइम जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 33 थी, और 12 सदस्य जो थे वो महिलाएं थीं। तो ये कुछ बातें हैं। 19 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1946 में, ठीक। और संविधान सभा की कार्यवाही जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव था उसके साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति हुई, और उसके बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। समितियों की बात करें तो एक वार्ता समिति थी, ठीक। प्रारूप समिति आप जानते हैं इसकी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति थी, संघ शक्ति समिति थी। तो ये कुछ समितियों के नाम थे उस टाइम के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन जो इसके ऊपर मैंने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया, ब्राज़ील गुटनिरपेक्ष देश के बारे में। तो देखिए जो द्वितीय महायुद्ध था उसके बाद जो है गुटनिरपेक्षता का जो प्रयास था वो तेज होने लगे थे, और आते आते 1956 तक जो है, मतलब कि द्वितीय महायुद्ध जब समाप्त हुआ उसके 10 साल के बाद, लगभग 10 से 11 साल कह सकते हैं, उसके बाद PM जो अपने देश के उस टाइम के जो PM थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लोवाकिया के मार्शल टीटो के साथ मिलकर जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। इन तीनों का योगदान था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए। अपने मतलब इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लोवाकिया के मार्शल टीटो, जो ये 3 लोग थे, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। और इसका पहला औपचारिक सम्मेलन जो हुआ वो बेलग्रेड में हुआ, और ये किस दिन हुआ? ये 1961 में हुआ। ये कुछ चीज़ें हैं याद करने की। उस टाइम जो इसमें देश थे वो 25 देश थे भाग लेने के लिए, और भारत ने इसे और वर्तमान में अगर देखें और या उसके बाद भी देखें, इस आंदोलन का इतना बड़ा प्रभाव गया, कई देशों ने, यहाँ तक कि उसमें भारत भी शामिल है, इसको अपनी विदेश नीति में अपनाया, ठीक।
इसकी अगर परिभाषा को देखें, चूँकि इन तीनों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो और कर्नल नासिर ने मिलके इसका प्रतिपादन किया, तो हम जवाहरलाल नेहरू की एक परिभाषा देखेंगे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता के संबंध में दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब अपने आप को सैनिक गुटों से दूर रखना है। गुटनिरपेक्षता का जो मतलब होता है वो अपने आप को सैनिक गुटों से दूर रखना तथा जहाँ तक संभव हो सैनिक दृष्टि से न देखना। यदि ऐसी आवश्यकता पड़े, मतलब सैनिक दृष्टि से देखने का मतलब कि युद्ध की तरफ न देखना, और अगर यदि ऐसी आवश्यकता पड़े या ऐसी कोई आन पड़े तो स्वतंत्र दृष्टिकोण रखना दूसरे देशों से, और उन्हीं से संबंधित पूर्ण जो संबंध हो वो मैत्रीपूर्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। गुटनिरपेक्षता के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। तो ये का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति को 2 सितंबर चाहूँगी उन्हीं के। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत भी होते हैं, तो उनका भी आप ध्यान रखिए। और लोकसभा के जो है उसके भी निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, चूँकि उसमें भी 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और राज्य विधान में
होता है, ठीक, वो जो है एकदम टॉप पे होता है, ठीक। उसके बाद एक साइड मंत्री परिषद होती है और एक साइड मंत्री परिषद होता है, वो विधानमंडल से ही विधानमंडल भी अब दो तरीकों में बंटा है, एक तो राज्यसभा, ठीक, और एक लोकसभा। मंत्री विधानसभा दो, विधानमंडल दो चीज़ों में बटा होता है। मंत्रिपरिषद जो है इसका ये कार्यपालिका होती है और ये जो विधानमंडल ये संसद होती है। सदनों में बटी संख्या 250 है, इसमें से 12 मनोनीत होते हैं। लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित है वो 552 है, जिसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 मनोनीत होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से, ठीक। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका से नहीं हटाया गया बल्कि मूलभूत अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और ये हटा के कहाँ रखा गया है, विधिक सूची में, विधिक अधिकारों में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक। मतलब कि पहले ये आपका मौलिक अधिकार था, अब ये आपका विधिक अधिकार है बट ये विधिक है। 44वें और इसके लिए हम समझते हैं 44वां जो संशोधन है उसके पहले अनुच्छेद जो 31 है, ठीक, 31, उसमें जो है मौलिक अधिकार था ये संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 के रूप में जो है वहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इस संशोधन के बाद ये जो अधिकार 300 गया, ठीक। ये बहुत रोड कहीं पे मतलब वो चूँकि विकास हो रहा है देश का, तो उसके संदर्भ में देखते हुए आपको वो चीज़ें आपके उस अधिकार को लिया जाता है कि इसको देश हित में आपका जो अधिकार छीना वो देश हित के लिए छीना रहा है, वो देश के विकास के लिए लिया जा रहा है और उसका आपको उचित कीमत दी जाती है। तो वही चीज़ है कि विधिक अधिकार है लेकिन आपका अधिकार है, उसके लिए आपको उचित मूल्य मिलेगा। आगे महाराष्ट्र में है, स्थापित हुआ महाराष्ट्र में, ठीक। ये एक बार भी पूछते हैं आप इस तरीके के आपको
ये 1848 में पूना में विद्यालय स्थापित किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नारी आंदोलन भी जो है ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो कर शोधक समाज और वो रिलेटेड है ज्योति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे अल्प? पाँच वर्ष। फ्रेंच राष्ट्रपति का अगर नहीं पता होगा तो जान 5 वर्ष।